हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ। और ये सेशन आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? 1941, 1943, 1947 या 2010? तो सबसे फर्स्ट जो जनगणना हुआ है, सेंसस हुआ है, वो 1941 में हुआ है। बिहार का कब हुआ है? तो 1941 में बिहार का फर्स्ट सेंसस हुआ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? मतलब लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा है? ठीक है, बिहार का सबसे साक्षर जिला पटना, रोहतास, पूर्णिया या सहरसा? तो सबसे जो साक्षर जिला है मेरे भाई, तो वो आपका है रोहतास। कहाँ का है? तो रोहतास जो है सबसे साक्षर जिला है बिहार का। और रोहतास जो है ये, देखिए, लेडीज और जेंट्स दोनों यहाँ पे सबसे ज्यादा शिक्षित है। ठीक ना, पुरुष और महिला, पुरुष प्लस महिला दोनों शिक्षित है सबसे ज्यादा, रोहतास में ही है। पुरुष प्लस महिला जो है सबसे ज्यादा शिक्षित इसी, अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा पुरुष और महिला कहाँ पे शिक्षित है, तो आपके रोहतास जिला में ही शिक्षित है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो लिटरेसी रेट सबसे हाई कहाँ का है? तो आपका रोहतास का होने वाला है। ठीक है, और पूर्णिया जो है आपका, वो सबसे कम शिक्षित जिला है। पूर्णिया क्या आ जाएगा? सबसे कम शिक्षित जिला। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है? तो पूर्णिया का है। सबसे कम लिटरेसी रेट अगर पूछ लेगा कि सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है सबसे कम शिक्षित जिला। ठीक ना, सबसे कम लिटरेसी रेट पूर्णिया। ओके, और अगर यहां पे पूछ ले कि महिला सबसे कम शिक्षित कहां पे है, तो महिला सबसे कम शिक्षित जो मेरे भाई है वो सहरसा जिला में है। महिला सबसे कम, अगर आपसे पूछ लिया कि महिला सबसे कम शिक्षित किस जिला में है, तो महिला सबसे कम शिक्षित जो है वो सहरसा जिला में है। ठीक है, महिला सबसे कम शिक्षित किस जिला में है? तो सहरसा जिला में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा शिक्षित आपका कौन सा है साक्षर जिला है? तो वो रोहतास है। ठीक, और पटना से आप लोग एक बात याद रख लीजिए, पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, हाई पॉपुलेशन है। सिंपल से यहाँ याद है, सबसे हाई पॉपुलेशन है। हाई पॉपुलेशन कहाँ का है? तो हाई पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ का है? आपका पटना का है। सबसे हाई पॉपुलेशन पटना का होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? अच्छा, वीवीआई है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार दे रहा है। पटना कॉलेज, पटना महिला कॉलेज, ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है। तो एक क्वेश्चन इससे फिक्स रखो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इसको वीवीआई टाइप में ले लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। पटना कॉलेज 1863, 1864, 1865 या 1940? तो पटना कॉलेज जो मेरे भाई वो स्थापित हुआ है आपका 1863 में बना है। ठीक है, पटना कॉलेज कब? तो 1863। ठीक है, अब कुछ और याद रख लीजिए, अब बता देते हैं। जैसे पटना हाई कोर्ट है आपका, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट कब बना है? तो पटना हाई कोर्ट जो मेरे भाई बना है ये आपका जनवरी 1916 में बना है। ठीक, जनवरी 1916 में, जनवरी 1916 में पटना हाई कोर्ट बना है। एक पटना हाई कोर्ट याद रखिए, दूसरा याद रखिए क्या? पटना लॉ कॉलेज। पटना लॉ कॉलेज कब बना है? तो पटना लॉ कॉलेज जो बना है मेरे भाई, लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज, तो ये 1909 में बना है। ठीक है, कब बना है पटना लॉ कॉलेज? तो 1909 में बना है पटना लॉ कॉलेज। ठीक है, पटना लॉ कॉलेज कब बना है? तो 1909 में बना है। उसके बाद याद रखेंगे पटना कॉलेज 1863 एंड पटना महिला विश्वविद्यालय। पटना जो है महिला विश्वविद्यालय, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पटना महिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो पटना महिला विश्वविद्यालय कब बना है? तो ये आपका बना है 1940 में। पटना विश्वविद्यालय कब? तो 1940 में बना है। और पटना विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ लेगा, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, तो ये 1970 में बना है। 1917 में आपका पटना विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, तो इतना बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, और यहां से क्वेश्चन देखने को एक जरूर आपके एग्जाम में मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध का मात्रा है। प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो मेरे भाई है, ओम है, ओम मीटर है, कूलम है या एम्पियर है? तो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होने वाला है वो आपका होता है ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? तो ओम है।
ओम मीटर किसका हो जाता है? ओम मीटर हो जाता है आपका रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो ओम मीटर हो जाता है। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता जिसको कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता जिसे कहते हैं, उसका ओम मीटर है। और रेजिस्टेंस का क्या है? तो रेजिस्टेंस का ओम है। ये है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। तो रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम। और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर है, ठीक है। और कूलम किसका ऐसा यूनिट है? तो कूलम मेरे भाई आपका जो है चार्ज का है। चार्ज का क्या है ऐसा यूनिट? तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। और एम्पियर किसका है? तो एम्पियर मेरे भाई ये करंट का है। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है ए नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरलैंड पत्रिका किसने लिखा? तो मदरलैंड जो पत्रिका मेरे भाई वो लिखा है मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम या मुरली मनोहर। तो देखिए मदरलैंड जो पत्रिका लिखा है वो मजरूल हक ने लिखा है, ठीक है। मदरलैंड मजरूल हक, मदर ऐसे याद रखिए, मदरलैंड मजरूल हक। और कब लिखे हैं? तो ये 1921 में, 1921 में लिखे हैं, ठीक है। 1921 में इसको लिख दिए हैं। अब एक चीज और याद रखिए मजरूल हक से, ये सदाकत आश्रम का भी निर्माण कराए थे। सदाकत आश्रम पूछ लेगा का निर्माण किसने कराया? तो सदाकत आश्रम जो भी है वो मजरूल हक ने ही कराया है, ठीक है। सदाकत आश्रम का निर्माण जो है मजरूल हक कराए हैं, ठीक। और मदरलैंड पत्रिका मजरूल हक, कब? 1921 में, ठीक। याद हो गया इतना? अब देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा जो आपका एक न्यूज़पेपर था वो सर्च लाइट था। सर्च लाइट एक न्यूज़पेपर था, सर्च लाइट, ठीक है। तो सर्च लाइट का जो निकाले थे पेपर, तो वो जो निकाले थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा और साथ में हसन इमाम भी थे, ठीक ना। तो सर्च लाइट से रिलेटेड आपके दो हैं, एक तो सच्चिदानंद सिन्हा और एक हसन इमाम। तो ये सर्च लाइट से रिलेटेड है, ठीक ना। ये दोनों जो है सर्च लाइट न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम, ठीक ना। उसके बाद ये सर्च लाइट के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर। सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर था, तो सर्च लाइट न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? न्यूज़पेपर के संपादक जो थे, न्यूज़पेपर के संपादक ये मुरली मनोहर थे, ठीक ना। सर्च लाइट न्यूज़पेपर के संपादक जो थे वो मुरली मनोहर थे, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। चल लाइट का स्पेलिंग गलत हो गया है, LICST, लाइट। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना, तो पहली बात याद रख लेना कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ है? तो ये हो गया है 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हो गया है, ठीक। इतना बात याद हो गया। और कहां पर हुआ है स्वराज पार्टी का स्थापना? तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हो गया। इलाहाबाद में क्या हुआ है? स्वराज पार्टी का स्थापना हो गया। तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ है 1 जनवरी 1923 में। इतना बात याद हो गया। अब देखिए बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? बिहार में स्वराज पार्टी स्थापना, स्वराज पार्टी का स्थापना, बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? बताओ, स्थापना किया किसने? तो बिहार में जो स्वराज पार्टी का स्थापना किए हैं वो श्री कृष्ण सिंह किए हैं। कौन किए हैं? तो श्री कृष्ण सिंह किए हैं। बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना श्री कृष्ण सिंह किए हैं, ठीक ना। बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किया है? तो श्री कृष्ण सिंह किए हैं। तो यहां देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? तो स्वराज पार्टी का जो स्थापना किया है वो आपका चितरंजन दास भी है और मोतीलाल नेहरू भी है। तो ए और बी दोनों आंसर यहां देखने को आपको मिल जाएगा, ए और बी, ठीक है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो ए बी दोनों आंसर होने वाला है यहाँ पे। अगर आपसे पूछ लेगा बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह। और सिंपल पूछ लेगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इलाहाबाद में किए थे। क्लियर हो गया। अगर पूछ लेगा बिहार में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया, तो श्री कृष्ण सिंह किए हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है? मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो होता है मेरे भाई वो किसमें होता है, ये पूछ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होने वाला है आपका, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होता है ये आपसे पूछ लिया है ना यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है।
देखिए इसको अच्छे से याद इस तरह से रख लो। देखो सबसे ज्यादा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में हो जाएगा, ठीक है। पहले तो याद रख लो फर्स्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा घर्षण हुआ, ठीक है। उसके बाद याद रख लो काइनेटिक या इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसमें फिर फ्रिक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में इसमें फ्रिक्शन हो जाएगा। उसके बाद याद रख लो थर्ड नंबर में कौन आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। और ये सबसे कम जो फ्रिक्शन है तो इसी में होता है, सबसे कम फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन अगर पूछ लेगा किस में होता है मेरे भाई, तो सबसे कम फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन में ही होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में जो होता है सबसे कम घर्षण होता है, इस बात को याद रख लेना। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर में जो आ जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां जो सबसे ज्यादा घर्षण हो जाएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऊर्जा किसका सबसे अधिक है? ऊर्जा सबसे अधिक किसका है बता दो। पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश। तो ऊर्जा जो मेरे भाई सबसे अधिक है वो किसका है? नीला प्रकाश का है। ऊर्जा सबसे अधिक किसका है? तो नीला प्रकाश का है। एक बात याद रखना तुम लोग, एक विविग्योर नाम से याद रख लो, VIBGYOR, विविग्योर हुआ ना। अब देखिए ऊपर जाने पे क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है। ऊपर जाने पे वेवलेंथ जो है बढ़ जाता है, वेवलेंथ बढ़ा, ऊपर जाने पे वेवलेंथ बढ़ा। और क्या होता है, डेविएशन कम, मतलब वायलेट से जब हम लोग रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है। और लेकिन जब वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, डेविएशन कम होता है, ठीक है। डेविएशन मतलब क्या होता है, विचलन। तो डेविएशन जो है कम होता है, डेविएशन, डेविएशन कम होता है। और ऊर्जा भी कम होता है, एनर्जी भी कम होता है, ठीक है। जब हम लोग वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो एनर्जी भी घटेगा और डेविएशन भी घटेगा, लेकिन जब वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे एक बात याद रख लेना कि जब भी वेवलेंथ ज्यादा होगा ना, वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका ऊर्जा कम होगा, वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका ऊर्जा कम। मान लो कि यहाँ पे देखो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो इसका ऊर्जा क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, तो सबसे कम ऊर्जा किसका होगा, रेड का हो जाएगा। इस तरह से याद रख लेना, ठीक ना। सबसे ज्यादा किसका है वेवलेंथ, तो रेड का, तो सबसे कम ऊर्जा किसका हो जाएगा, रेड का। इस तरह से याद रख लीजिएगा। यहां पे दिया है पीला प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश। तो यहां देखिए नीला प्रकाश कहां पे आता है, 1 2 3 नंबर में देखिए ब्लू लाइट आ रहा है। तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ देखिए क्या है, कम है। तो एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, तो नीला प्रकाश का हो जाएगा। इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है नरकोंडम आइलैंड, बेरन आइलैंड, एटना या किलिमंजारो। तो बता दीजिए कौन सा है। भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है मेरे भाई वो आपका है बेरन आइलैंड है। बेरन आइलैंड जो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और भारत का एक विलुप्त ज्वालामुखी है वो है नरकंडोम आइलैंड। इंडिया का विलुप्त या शांत ज्वालामुखी, इंडिया का जो है शांत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। इंडिया का विलुप्त या शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो नरकंडोम आइलैंड है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लियो। अब देखिए यहाँ पे आपका एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। एटना कहाँ पे, तो इटली में है। एटना जो एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, और एटना कहाँ पे, तो इटली में। और ये पूछ लिया जाता है कि एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये इटली में है। और किलिमंजारो भी एक ज्वालामुखी का टाइप है, और ये कहाँ पर है, तो किलिमंजारो मेरे भाई ये तंजानिया में है, तंजानिया, जानिया। किलिमंजारो कहाँ है, तो किलिमंजारो तंजानिया में है, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चैना कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? अच्छा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गया। ये तो वीवीआई लगा लो, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। फिक्स है क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहां से फिक्स 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 है, ठीक है। तो चैना कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? बांग्लादेश, मलेशिया, रोका, मसालो। अच्छा, देखिए चैना जो कृषि है ना मेरे भाई, स्थानांतरित कृषि, वो चैना है बांग्लादेश का, ठीक है। चैना कहाँ का है? बांग्लादेश का है। मलेशिया का एक स्थानांतरित कृषि कौन है? तो लदांग। लदांग जो है मलेशिया का स्थानांतरित कृषि है। और रोका जो है
रोका जो है ब्राजील का स्थानांतरित कृषि है। ब्राजील का स्थानांतरित कृषि कौन सा है, ये सब नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ब्राजील रोका का स्थानांतरित, रोका कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो ब्राजील का। एंड माशोलो, माशोलो जो है ये मध्य अफ्रीका का है। मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो एक माशोलो है। ठीक है, माशोलो कहाँ का है, मध्य अफ्रीका का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। ठीक ना। उसके बाद एक याद रखिए मिल्पा, मिल्पा कहाँ का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, तो मिल्पा जो मेरे भाई ये है मैक्सिको का। मिल्पा कहाँ का है, तो मैक्सिको, मैक्सिको का है मिल्पा। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मिल्पा कहाँ का है, तो मैक्सिको का है। उसके बाद टांगिया कहाँ का है, टांगिया, टांगिया, टांगिया याद रखिए कहाँ का है, तो टांगिया मेरे भाई ये है म्यांमार का। म्यांमार का, म्यांमार का क्या है, तो टांगिया है एक म्यांमार का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, टमटाई कहाँ का है, तो टमटाई जो है, टमटाई, टमटाई, तो टमटाई जो मेरे भाई ये है थाईलैंड का है। ठीक है, थाईलैंड का है। थाईलैंड का क्या है, तो टमटाई है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। टमटाई कहाँ का है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तो थाईलैंड का है। ठीक है, तो इतना बार याद याद रखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से दिख जाएगा एग्जाम में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान है। अच्छा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, तो जनसंख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो भारत जो है मेरे भाई वो किस नंबर पे है, तो वो हमेशा पहले नंबर पे है अभी। ठीक ना, जनसंख्या के अनुसार पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का नंबर क्या है, तो फर्स्ट है। ठीक है, पहले स्थान पे भारत दिया आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात अब भारत से याद रख लो, क्षेत्रफल में कितना स्थान है, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में मेरे भाई इसका 7वां स्थान है, 7वां रैंक। क्षेत्रफल में रैंक क्या है भारत का, 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल में रैंक 7वां है, और पॉपुलेशन में रैंक फर्स्ट है। ठीक ना। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, मतलब टोटल एरिया पूछ रहा है, तो टोटल एरिया मेरे भाई कितना है भारत का, तो वो आपका 32,87,263 है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर किलोमीटर दे दो। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है आपका टोटल एरिया भारत का। ठीक ना, और एरिया के अकॉर्डिंग से कितने नंबर पे है भारत, तो 7 नंबर पे है। ठीक ना, क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट में, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, ओजस डेल, सल्लारी, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो मेरे भाई वो है आपका महेंद्रगिरी। कौन है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहां पर है, तो महेंद्रगिरी ओडिशा में है। उड़ीसा में क्या है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहाँ है, उड़ीसा में। अन्नाईमुड़ी कहाँ है, अन्नाईमुड़ी, तो ये देखिए दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत दे दो, दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीप भारत भी दे सकता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाई मुड़ी है। और अनाई मुड़ी कहां पर है, तो ये मेरे भाई अनाई मुड़ी जो है आपका केरल में है, केरल में है। केरल में कहाँ है, अनाई मुड़ी आपका केरल में है। यार अनाई मुड़ी आपका केरल में है। ठीक ना, क्लियर हो गया इतना बात। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अमेरिका का खोज किसने किया, तो अमेरिका का खोज किया है आपका कोलंबस ने, अमेरिगो वेस्पुची, शेरशाह सूरी या हार्डिंग। तो अमेरिका का जो खोज किया मेरे भाई वो कोलंबस ने किया है। ठीक है, अमेरिका का खोज किसने किया, तो कोलंबस ने किया। और ये कहाँ का रहने वाले था, तो ये जो कोलंबस जो थे ना ये इटली के रहने वाले थे। ठीक है, कोलंबस कहाँ के, इटली के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले। कोलंबस कहाँ के थे, तो इटली के रहने वाले थे। ठीक है ना, इटली के रहने वाले थे कोलंबस आपका। ठीक है, और अब यहाँ पे दिया है तो अमेरिका का खोज किसने, तो कोलंबस ने। और अमेरिगो वेस्पुची जो थे ना, तो ये अमेरिका का नाम दिए थे। अमेरिका का नाम जो है इन्हीं के नाम पर है, अमेरिका का नाम इन्हीं के नाम पर है। अमेरिका का नाम इन्हीं के नाम पर अमेरिका पर है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर है।
तो देखिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ना अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, ठीक ना, क्लियर हो गया इतना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, जीटी रोड का निर्माण किया शेरशाह सूरी, ऑकलैंड, हार्डिंग, एलन बरो। तो जीटी रोड का जो निर्माण किए हैं ना वो आपके कर दिए हैं शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी, और मरम्मत जो है ऑकलैंड कराया है। आपसे पूछ लेगा जीटी रोड का मरम्मत कौन करवाया, तो मरम्मत जो है वो ऑकलैंड करवाए हैं, ठीक है। मरम्मत जो है, मरम्मत कराया कौन, तो मरम्मत कराया है ऑकलैंड ने कराया है मरम्मत। अच्छा, हार्डिंग क्या किए थे, तो नरबली प्रथा पर रोक लगाए थे। नरबली प्रथा पर रोक लगाया था, प्रथा पर। हार्डिंग से एक याद रखिएगा, तो नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो हार्डिंग ने लगाया। इस तरह से याद रख लिया, हार्ड काम कौन कर सकता है, तो हार्डिंग। नरबली प्रथा पर रोक लगाना हार्ड था ना, तो इस तरह से याद रखो, हार्ड काम हार्डिंग कर सकता है, ठीक ना। तो नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो हार्डिंग ने लगाया, ठीक है। नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो हार्डिंग ने लगाया, ऐसे याद रख लो। अब एलन बरो, एलन बरो से एक बात याद रख लो, स्लेब सिस्टम जो था दास प्रथा, तो दास प्रथा को खत्म किसने किया, तो दास प्रथा को खत्म किया है आपका एलन बरो ने। दास प्रथा को खत्म किया, ठीक है। तो दास प्रथा को खत्म किसने किया, एलन बरो ने, ठीक है। दास प्रथा को खत्म किसने किया, तो एलन बरो ने दास प्रथा को खत्म किया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, सती प्रथा का अंत किसने किया, विलियम बेंटिक, हार्डिंग, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा का अंत देखो कौन किया है, तो पहली बात तो यहाँ विलियम बेंटिक ने अंत किया है, लेकिन किसके सहयोग से किया है, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ए और सी दोनों देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू बीपीएससी, ठीक ना, क्योंकि वहां पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन देता है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत जो किए हैं वो विलियम बेंटिक किए हैं, लेकिन किसके सहयोग से किए हैं, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए हैं सती प्रथा का अंत, ठीक ना। राजा राम मोहन राय के प्रयोग से जो है सती प्रथा का अंत हुआ है, ठीक। और कब हुआ है, तो 1829 में, 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया, ठीक। उसके बाद याद रख लो और भी बेंटिक, तो विलियम बेंटिक का और काम याद रख लो। बेंटिक, बेंटिक है ना, तो बेंटिक ज्यादातर बैंड करने वाला काम किए हैं, तो बेंटिक से 3 बात याद रखो। पहली बात तो सती प्रथा का अंत कर दिए, सती प्रथा अंत, सती प्रथा का अंत कर दिए कब, 1829 में, ठीक ना। उसके बाद एक काम क्या किए हैं, ठगी प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा अंत। ठगी प्रथा का अंत कब किए हैं, 1830 में, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में, और किसके मदद से, तो कर्नल स्लीमेन के मदद से, कर्नल स्लीमेन, स्लीमेन की मदद से, मदद से, ठीक है। तो ठगी प्रथा का अंत किए हैं 1830 में बेंटिक, कर्नल स्लीमेन के मदद से, ठीक है। और थर्ड काम क्या किए हैं बेंटिक, थर्ड काम किए हैं शिशु वध का अंत किए हैं। शिशु का जो वध कर दिया जाता था ना, तो उसका अंत किए, तो शिशु वध का अंत किए हैं। और ये कब किए हैं, तो 1833 में किए हैं। कब किए हैं, 1833 में। तो शिशु वध का अंत जो किए हैं ये 1833 में किए हैं शिशु वध का अंत। और देखिए बेंटिक जो है ना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। आपसे पूछ लेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम, यहाँ देखो भारत का फर्स्ट जो था गवर्नर जनरल था, भारत का फर्स्ट जो था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। तो आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो और एक बात और, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग नहीं काउंट करेंगे कि कितना क्वेश्चन कराए, ये देखिए कि डिटेल डिस्कशन कितना हुआ है। एक ही टॉपिक, एक क्वेश्चन में देखिए कितना सारा क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 पॉइंट को बताए हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट को आप काउंट करिएगा ना, तो अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन कराए हैं, तो 20 में से आपको 80 क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन काउंट नहीं करना है, काउंट ये करिए कि कितना क्लियर कराया है पॉइंट, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।